हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बच्चों कॉमन प्रॉपर्टीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एनर्जी कितना होता है, तो हमने उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम स्पेशल, जैसे मान लो रेडियो वेव अपने पास है, उसका स्पेशल नेचर कैसा होता है, उसका यूजेज अपने पास क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या होता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में बच्चों हम सेपरेटली उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, उनका सोर्स अपने पास क्या होता है, तो अब हम उनका पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? जो भी रेडियो वेव्स हुई, अल्ट्रावायलेट अपने पास हुआ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हम उनके टाइप्स का स्टडी करने वाले हैं और उनकी सेपरेट प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखो बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीन अपने पास क्या होता है, तो सबसे पहले मैं वेव के नेम बता रहा हूँ। उन वेव्स के नेम के बेसिस पर या उनके नेम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हम पढ़ेंगे इसमें एक सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाएगा बच्चों? रेडियो वेव्स के बारे में। ये एक सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं इनको और इस सीक्वेंस में फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिख रहा हूं, यानी सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों वो रेडियो वेव का होता है। तो एक फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिख रहा हूं। सेकंड वेव अपने पास बच्चों माइक्रोवेव। सेकंड कौन सा अपने पास? माइक्रोवेव है। थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों इंफ्रारेड। थर्ड हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड पढ़ेंगे। फोर्थ हम पढ़ेंगे बच्चों विजिबल। फोर्थ हम क्या पढ़ने वाले हैं? विजुअल पढ़ेंगे। सिक्स जो रे अपने पास है हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ यूवी रेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्स रेज एंड गामा रेज तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू, वो किसकी होती है अपने पास? गामा रेज की होती है। तो हम ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चों, हम उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में पढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने पास है, हम उनको फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ के ऑर्डर में सीक्वेंस में क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मीन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन्हें हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी जो वेवलेंथ है उनकी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं? इनको क्लासिफाइड करते हैं। हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और बच्चों हमें पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है बच्चों अपने पास? सी अपॉन लेमडा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेमडा है वो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा के क्या होता है अपने पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन जिन वेव्स का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है उनका वेवलेंथ अपने पास मिनिमम होता है। तो सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो गामा रेज का होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अपने पास इंक्रीज होती जाती है वो रेज ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बनती जाती है बच्चों? डेंजर बनती जाती है। गामा रेज का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए इसमें बच्चों पेनिट्रेट्स की जो अपने पास में प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मेटल को भेदने की जो इसकी कैपेसिटी होती है वो गामा रेज की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। यानी उसका फ्रीक्वेंसी अपने पास ज्यादा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो उसका पेनिट्रेट्स का जो अपने पास प्रॉपर्टी होता है, यानी किसी को भेदने का जो उसका पावर होता है, क्षमता जो होती है, जो एबिलिटी होती है, वो उसमें मैक्सिमम हो जाती है। अब हम बात करें कि किसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो बच्चों एनर्जी जो होता है वो होता है E इक्वल टू एस न्यू। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसके पास एनर्जी भी क्या रहेगा? अपने पास ज्यादा रहेगा। अब हम इतना समझ चुके हैं। देखो ये बच्चों सीक्वेंस में आपको लिखना है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। मैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको याद करने के लिए, एक सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने अपना एक पैटर्न बना रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाइए, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बनाएंगे तो आपको सीक्वेंस बहुत जल्दी याद रहेगी।
ठीक है। तो हम अब पर्टिकुलर बच्चों क्या करने वाले हैं, इन वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम रेडियो वेव्स के पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और इसके अंदर कि बच्चों हमें पढ़ना क्या क्या होता है, तो हमें इनमें मेन 3 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि उनका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितना है, क्योंकि बच्चों यदि आपको फ्रीक्वेंसी का पता है तो आप वेवलेंथ इसका मेजर कर सकते हैं। तो आपको दोनों याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने पास में, आपको केवल और केवल एक वैल्यू याद करने की रिक्वायरमेंट है, या तो आप फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए या आप वेवलेंथ याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी याद करना इजी है बच्चों अपने पास में। आप फ्रीक्वेंसी यदि याद कर लेंगे तो अपने पास जो लैम्डा है वो इजीली में आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एक फ्रीक्वेंसी उसको याद कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इनका फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ेंगे। मैंने कहा हम 3 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट, इनका प्रोडक्शन यानी इनका सोर्स क्या होता है आपके पास में, इनका हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं और इनके जनरेट करने के लिए क्या क्या सोर्सेस अपने पास है या क्या क्या डिवाइसेस अपने पास हम यूज लेते हैं। थर्ड, यदि बात करें तो बच्चों इनका हमारे एवरीडे लाइफ में या हमारे इस दैनिक जीवन में इनके मेनली क्या क्या यूजेज है, जनरली हम इनके क्या क्या यूज हम लेते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मेनली इसमें क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा तो काफी टाइम अपने पास कंज्यूम होगा, हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा क्लास में चीजें समझाई जा चुके, तो हम इन जितने वेव्स अपने पास में इनके कॉमनली यूज में लिख रहा हूँ, इनका फ्रीक्वेंसी मैं आपको लिख देता हूँ, फिर समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा बच्चों, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखा है, और आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इनका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो आपको वो रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। इसके बाद हमने लिखा है हम इनको कौन से सोर्स से या कौन से डिवाइस से या कौन से मेथड से हम इनको प्रोडक्शन इनका कर सकते हैं, वो हमने यहाँ लिखा, और उनके कुछ ये अपने पास क्या है, यूजेज अपने पास है। तो मैंने आप कॉमनली इनके 3 पॉइंट्स को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों रेडियो वेव का। सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों वो रेडियो वेव का होता है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी जो अपने पास होता है वो कितना होता है, 10⁵ से 3 × 10⁹ हर्ज होता है। इसका मीनिंग हुआ कि 3 × 10⁹ हर्ज भी यदि किसी वेव का फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों वो रेडियो वेव ही रहता है। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेडियो वेव का होता है। कितना रहता है बच्चों, 10⁵ से 3 × 10⁹ होता है। कहीं कहीं आपको ओनली 10⁹ भी लिखा हुआ ही मिलेगा। तो ये 10⁹ तक यानी 3 × 10⁹ तक जो रेडियो का ही फ्रीक्वेंसी अपने पास रहता है। इसका देखो मेनली हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, मेनली एलसी सर्किट से। एलसी सर्किट में बच्चों एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियो वेव का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम इसको एलसी जो सर्किट है जिसमें हम एलसी ऑक्सीलेशन को पढ़ते थे, उस एलसी ऑक्सीलेशन से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो वेव को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका उत्पादन हम वहां कर सकते हैं। इसका मेनली जो यूज होता है बच्चों वो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज लिया जाता है। सिग्नल्स को ट्रांसमिट से भेजकर रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो सिग्नल्स दिए जाते हैं बच्चों वो रेडियो वेव्स ही अपने पास होती है। यानी रेडियो वेव्स का जो यूज होता है बच्चों, मेन जो यूज है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में यानी रेडियो, मोबाइल, टीवी, एफएम, जितने भी अपने पास में जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं वो रेडियो वेव के ही सिग्नल्स अपने पास होते हैं। यानी इसका मेन यूज क्या किया जाता है बच्चों, अपने पास में कम्युनिकेशन में किया जाता है। सेकेंड हम बात करें बच्चों माइक्रोवेव्स की। तो माइक्रोवेव का जो यूज होता है बच्चों, या पहले इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ से ऊपर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होता है। यानी इसका फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻9 से कितना है, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज है। यानी इससे जैसे ऊपर अपने पास वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी तो माइक्रोवेव्स अपने पास रहेगा। इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कुछ डिवाइसेस से किया जाता है, कुछ वैक्यूम ट्यूब से किया जाता है, जिनके नेम क्या है बच्चों, क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन या गन डायोड। तो ये माइक्रोवेव जो होती है वो क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड से इसका किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसका जो मेन यूज है जैसे माइक्रोवेव, तो जो माइक्रोवेव ओवन अपने पास होता है जिसमें खाना गर्म किया जाता है,
तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है बच्चों, उसमें माइक्रो किसका वेव्स का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड, इसका जो मेन यूज है बच्चों वो रडार सिस्टम में है। मेन यूज जो माइक्रोवेव्स का है वो क्या है बच्चों, रडार सिस्टम में है। रडार सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट अपने पास सिस्टम हुआ, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम हुआ, मैंने लिख रखा है। एक तो माइक्रोवेव ओवन में एक रडार सिस्टम है। जैसे मान लो कि कोई एरोप्लेन या कोई प्लेन कहाँ तक अपने पास आ गया है, उसका डिस्टेंस अपने पास कितना है, उसका स्पीड अपने पास कितना है, वो यानी नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में जो रडार सिस्टम अपने पास होता है उसमें माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। अच्छा, रडार सिस्टम से हम कैसे पता लगाते हैं कि अपने पास में ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना डिस्टेंस पर है, उसका स्पीड इतना है। तो बच्चों उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए जैसे मान लो कि ये ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से सिग्नल्स भेजे जाते हैं। इसी के साथ बच्चों एक रिसीवर होता है पास में, और एक कंप्यूटर भी अपने पास होता है। अब यहाँ से ट्रांसमीटर से क्या गई बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट की स्पीड से ही क्या करता है, मोशन करता है। और ये मोशन करता हुआ जब मान लो कि यहाँ पर आपके पास में कोई क्या है, एयरक्राफ्ट आपके पास है, वहां से टकराता है, और टकराने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर आता है, और रिफ्लेक्ट आकर होकर किसके पास पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ गया और वापस से जब रिसीवर के पास पहुंचा, तो बच्चों वहां का हम क्या डिसाइड, यानी वहां का हम टाइम नोट कर लेते हैं कि इसको जाकर आने में कितना टाइम अपने पास लगा है। तो वो डबल टाइम हो जाएगा, गया भी है और आया भी है अपने पास में, तो एक एग्जैक्टली हम टाइम नोट कर लेते हैं। स्पीड बच्चों हमें पता है, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट की स्पीड के इक्वली होता है। तो ये हम टाइम भी जब नोट कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर आपके पास है, एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस पर है। हम बच्चों उसका स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, जैसे मान लो कि पहले ए पोजीशन पर था, फिर वो बी पोजीशन पर अपने पास आया, तो ए पोजीशन से टकराकर जब रिसीवर के पास पहुंची, बी से जब टकराकर वो रिसीवर के पास पहुंची, तो दोनों का टाइम का हम गैप फाइंड करके हम क्या कर लेते हैं बच्चों, गैप फाइंड करने के बाद हम डिस्टेंस फाइंड करके उसका जो भी एयरक्राफ्ट अपने पास, एरोप्लेन वगैरह जो होता है, हम उसका स्पीड भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो रडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। सेकेंड बच्चों, जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तो इसकी स्पीड अपने पास शो होने लग जाती है, तो उसका जो स्पीड में शो हो रहा है, तो वो भी बच्चों रडार सिस्टम की वजह से ही क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। तो यानी क्रिकेट में क्रिकेटर जो बॉलर होता है उसके बॉल की स्पीड को भी मेजर हम रडार सिस्टम से करते हैं। एक आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे मेनली हाईवे पर आप देखते होंगे कि हाईवे पर जो अपने पास ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जो हमारी कार की स्पीड का मेजरमेंट करते हैं, जो ज़्यादा स्पीड होने पर जो उसका एवरेज स्पीड जो होता है उससे क्रॉस करने पर हमारा क्या करते हैं, वो चालान भी करते हैं, फाइन भी अपना करते हैं। तो वो जो ट्रैफिक में जो कार आ रही है या कोई गाड़ी व्हीकल आ रहा है, तो वो ट्रैफिक पुलिस के पास में एक रडार सिस्टम वाला एक सिस्टम होता है जिससे स्पीड को वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसका यूज बच्चों मेन रडार सिस्टम में किया जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसे लिखने से मुझे भी बहुत इजीली में समझाने में आसानी है, बहुत सारी बातें भी मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको याद करें और साथ ही साथ टेबल बना लेना भैया ना, काफी टाइम है आपके पास में। पोज जिलों में सामने चढ़ जाता हूँ, 1 2 3 4 5 इस समय आप पोज करके बना भी सकते हैं। फिर हम बच्चों बात करें इंफ्रारेड, एक वर्ड इसके अंदर आ रहा है रेड, रेड यानी लाल, और लाल का मतलब ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है या कोई हीट ऑब्जेक्ट आपके पास है, तो वहां से जो वेव्स अपने पास निकलती है, ज्यादा हीट नहीं होना चाहिए, एक एवरेज बहुत कम हीट पर अपने पास में किसी ऑब्जेक्ट से, हॉट बॉडी से जो अपने पास वेव्स निकलता है, वो इंफ्रारेड वेव होता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, वो यानी इतनी फ्रीक्वेंसी से तो माइक्रोवेव होता है, और इससे जस्ट ऊपर फ्रीक्वेंसी से लेकर इतनी फ्रीक्वेंसी तक अपने पास में कौन सा होता है बच्चों, वेव इंफ्रारेड वेव होता है। ये मेनली हॉट बॉडी से क्या किया जाता है बच्चों, ये अपने पास निकलता है, हॉट बॉडी से अपने पास से क्या करता है, मेन निकलता है। सेकेंड हम बात करें कि बच्चों इसमें हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। जैसे मान लो कि एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल दें, सर इस हीटिंग इफेक्ट का मीन क्या है। जैसे जो आप आग के, कुछ आग जल रही है मान लो आपके आसपास में, और आप आग के पास में खड़े हैं, कुछ दूरी पर भी आप खड़े हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, गर्म होने लग जाएंगे।
उसका क्या रीजन है कि बच्चों वहां से उस हॉट यानी उस आग से क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, और वो इंफ्रारेड क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट बताता है, मतलब जब ट्रांसमिट होता है तो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कराता है। तो यानी जैसे ही वो अपने पास में हीट आया इंफ्रारेड की फॉर्म में, तो आपके पास में क्या हुआ, यानी आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होने लग जाता है, जिससे आपका बॉडी क्या करने लग जाता है, हीट करने लग जाता है। जैसे हम बात करें सन से बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंफ्रारेड भी आता है, और उसी इंफ्रारेड जब इस अर्थ की सरफेस पे गिरता है तो ये अर्थ की सरफेस अपने पास गर्म हो जाती है, यानी इसमें हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है। इससे जो हीट निकलती है, या जो इससे हीट निकलती है इंफ्रारेड से, वो किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर क्या हो जाती है, अपने पास एब्जॉर्ब हो जाती है। हमारा बॉडी भी बच्चों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास है, जैसे इंसान हुआ, चाहे जानवर हुआ, जो कुछ भी हुआ बच्चों, उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ठंडा पड़ चुका है, यानी ठंडा पड़ने का उसका कोई टेम्परेचर नहीं है। लेकिन हम बात करें नॉर्मली कि एक लिविंग पर्सन पर अपने पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो वो भी अपनी बॉडी से क्या निकालता है बच्चों, ये इंफ्रारेड वेव्स ही निकालता है। अब हम बात करें, ये चलो हम सारी बात बता चुके हैं, हॉट बॉडी से निकलता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है, ये किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जाके एब्सॉर्ब हो जाती है, और इन्हें हम हीट वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि जब ये एब्सॉर्ब होने लग जाती है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है बच्चों, ये गर्म कर देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव्स भी कहते हैं। इसका मेन यूज देखो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट में किया जाता है। ग्रीन हाउस में रो फिजियोथेरेपी में ले, जैसे मान लो कोई बॉडी का आपको सिकाई वगैरह करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, कोई पेन वगैरह हो रहा, तो उसमें भी हम इंफ्रारेड का ही यूज करते हैं। और जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने पास बात करें, तो ग्रीन हाउस में जैसे मान लो बच्चों, सर्दियों में आपको गर्मी का कोई भी फसल आपको लगाना है, कोई भी क्रॉप आपको जो गर्मियों में लगता है वो सर्दी में लगाना है, तो एक ऐसा एटमोस्फेयर वहां बनाया जाता है कि बाहर का टेम्परेचर, वो बाहर का जो इफेक्ट है, बाहर का एनवायरमेंट का इफेक्ट उस पर खत्म हो जाए, और उसके अंदर क्या दिया जाता है वो, जो इंफ्रारेड सिस्टम से क्या दिया जाता है, इंफ्रारेड किसी सिस्टम से इंफ्रारेड रेज वेव्स वहां दी जाती है, और वहां अंदर के टेम्परेचर को वो गर्मी में जैसा टेम्परेचर होता है, यानी हाई टेम्परेचर वहां पर ये कर देती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपने पास में जो सर्दियों में भी हम गर्मी की चीजें आराम से लगा सकते हैं। नाइट विजन में, नाइट विजन का मीन हो गया कि मान लीजिए को बच्चों, इसका यूज जो होता है वो डिफेंस में भी ज्यादा किया जाता है। जैसे मान लो कि नाइट में फोटोग्राफी आपको करना है, तो फोटोग्राफी जैसे हम बता रखा है, मेन डिस्कवरी में इसका यूज करते हैं, नाइट विजन में डिस्कवरी में इसका यूज किया जाता है, ये इसका यूज में सिक्योरिटी सिस्टम है। और ये चलो कैसे करते हैं, चलो मैं एक नॉर्मली बात करता हूँ कि वो जो ये जितने भी अपने पास में बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, वहां पर ये कैमरे लगाए जाते हैं, नाइट विजन वाले कैमरे लगाए जाते हैं। अब जैसे मान लो कोई लिविंग पर्सन अपने पास आ रहा है, सपोज करें कि यहाँ पर नाइट विजन का क्या लगा हुआ बच्चों, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई लिविंग पर्सन आपके पास है, कोई भी लिविंग पर्सन है। अब लिविंग पर्सन क्या करता है बच्चों, लिविंग पर्सन से क्या निकलता है, तो इंफ्रारेड निकलता है, और इंफ्रारेड निकलेगा तो ये नाइट विजन वाले कैमरे उनको क्या करेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई वहां पर हलचल हो रही है, यानी वहां ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास है। तो यहाँ मेनली जो इसका यूज है वो नाइट विजन यानी सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। और भी इसके काफी यूजेस है बच्चों अपने पास में, जैसे जितने भी रिमोट कंट्रोल्स अपने पास होते हैं, चलो लिख देते हैं, ये नहीं लिखा हमने, जो भी रिमोट कंट्रोल्स अपने पास होते हैं, जितने भी रिमोट कंट्रोल्स अपने पास होते हैं, उनमें भी किसका यूज किया जाता है, इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। वो किसी के भी अपने पास हो, वो शॉर्ट रेंज तक काम करता है, क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत कम अपने पास है। अब हम बात करते हैं विजिबल की, तो इतनी वेव्स में से हम जो वेव्स पढ़ रहे हैं बच्चों, इतनी वेव्स में से केवल और केवल विजिबल वेव ही आपको दिखाई देता है, जो 7 कलर्स में दिखाई देता है, विबगोर जिसको हम कहते हैं, वोलेट, रेड अपने पास हुआ, येलो हुआ, ये जितने भी आपको कलर्स आपके पास दिखाई देता है, जो लाइट आपके पास हो, बल्ब हो, इससे जो भी वेव्स आपको कलर में दिखाई दे रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसी वेव होती है बच्चों, विजिबल वेव होती है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 4 × 10⁻14 के बाद में, यानी इतने फ्रीक्वेंसी पर तो बच्चों इंफ्रारेड ही रहेगा, लेकिन इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी, बट कितने तक, 7.8 × 10⁻14 तक, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी पर विजिबल वेव ही होगा। इसका मेन हम बात करें तो ये एटॉमिक एक्साइटेशन से अपने पास क्या होता है, डेवलप होता है। अच्छा, ये एटॉमिक एक्साइटेशन का मीन क्या होता है, चलो हम एक बार इसको देख लेते हैं। इस एटॉमिक एक्साइटेशन को हम देख लेते हैं
यानी आप फ्रीक्वेंसी हमने पता चली, देखो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी अपने पास इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक एक्साइटेशन क्या होता है, जैसे बच्चों कि कोई ये एक अपने पास एटम है, इस एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में अपने पास बहुत सारे ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, मान लो किसी एक अपनी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, कोई भी अपनी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, चाहे लो से हाई में जाए चाहे हाई से लो में आए, तो यहाँ पर वो, क्योंकि उसका जैसे मान लो वो अपने घर से किसके घर में चला गया, दूसरे घर में चला गया, वो कितने दिन तक रहेगा, तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो परमानेंट वहां चला जाएगा, वो अपने घर में रिटर्न होकर आएगा ही। तो जब ये एटम यहाँ से लेकर यहाँ जा चुका है, तो ये कुछ टाइम के बाद में यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा और वापस से अपनी इनिशियल स्टेज में वापस लौटेगा। जब ये अपनी इनिशियल स्टेज में लौटता है तो बच्चों यहाँ से रेडिएशन निकालता है, जो एक कलर होता है, यानी कलर ही यहाँ से रेडिएशन की फॉर्म में निकालता है। वो कलर का जो रेडिएशन होता है, जो वेव होता है, वो विजिबल वेव ही होता है। ये तो जितने भी एटम्स अपने पास है, ये जब बल्ब वगैरह आप कुछ भी चीजें देखते हैं तो इसमें भी इसी तरीके से होता है। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाते आते रहते हैं, जिसकी वजह से अपने पास में क्या करता है, यहाँ से लाइट की फॉर्म में अपने पास रेडिएशन निकलता है। तो ये जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, उनको देखने के लिए मेन हम क्या करते हैं बच्चों, विजिबल रेज का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। विजिबल रे की वजह से जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास होते हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। तो ये अपने पास क्या है, विजिबल है। अब बच्चों नेक्स्ट हम तीन की जल्दी से देखो बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तीन को हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे डेंजरस वेव्स अपने पास है। जैसे जैसे बच्चों इनका फ्रीक्वेंसी अपने पास इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये वेव्स अपने पास ज्यादा डेंजर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा डेंजर ये वेव्स अपने पास होती है। हम बात करते हैं बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज की, हम बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज है बच्चों, उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है वो 7.8 इंटू 10⁻14 से 14 के ऊपर से लेकर 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये अपने पास। ये मेनली बहुत ज्यादा हॉट जो पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स जो बॉडीज रहती है, जैसे सन से अपने पास में अल्ट्रावायलेट रेज आती है। और ये जितने भी बच्चों अपने पास में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास है उनके लिए डेंजर रहती है। लेकिन इससे हमारे को जो ओजोन लेयर है वो बच्चों प्रोटेक्ट करती है। लेकिन धीरे धीरे उस ओजोन लेयर का जो साइज हो रहा है वो कम होता जा रहा है। इसी की वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर पहुंच रही है और हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है भाई ये। तो इसका रेंज अपने पास होता है। ये मैंने लिख भी रखा है, वेरी हॉट बॉडी इससे ये अपने पास क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत डेंजर अपने पास होती है। इसके बाद हम बात करें कि इसका यूजेस हम बच्चों किस किस में करते हैं। तो जो भी अपने पास वाटर होता है, पानी जो होता है, उस वाटर में जो भी जर्म्स अपने पास होते हैं, जो बैक्टीरियाज अपने पास होते हैं, जो हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उनके लिए हम अल्ट्रावायलेट फिल्टर का यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो फिल्टर होता है बच्चों, इन जर्म्स बैक्टीरिया को मार देता है, कुछ हद तक ये मार देता है, जिससे जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट फिल्टर में हम क्या करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। एक डॉक्टर भी बच्चों सर्जरी के टाइम में जो भी अपने पास में जैसे कैंची वगैरह होता है, या सर्जरी के टाइम में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज लिए जाते हैं बच्चों, उनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज का ही वो क्या करते हैं, देते हैं। उसका क्या रीजन है, क्योंकि बच्चों उन इंस्ट्रूमेंट को यदि पानी से धोते हैं तो वो जर्म्स बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। तो हम उस पर क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, और उन अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होते हैं, जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, और दूसरी सर्जरी करने के लिए वो जो भी डिवाइसेस होते हैं वो तैयार हो जाते हैं वापस से। उस मेथड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। यानी सर्जरी के टाइम में इंस्ट्रूमेंट को वापस से हम जब तैयार करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज से उनके जो बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं, जिससे आप दूसरे पेशेंट में कोई भी इन्फेक्शन ना रहे या इन्फेक्शन नहीं हो, उसलिए वह स्टेरिलाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता है। एक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के लिए भी, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करने के लिए भी बच्चों हम अल्ट्रावायलेट रेज का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक देखो जैसे हम बात करें, तो मान लो बच्चों दो पेंटिंग हो गई, और अब ये कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा पेंटिंग लोकल है और कौन सा ओरिजिनल है। जैसे मान लो कि किसी पर्सन ने ओरिजिनल पेंटिंग बनाया और सेकंड पर्सन ने
सेम टू सेम सेकंड क्या बना दिया, पेंटिंग बना दिया। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम नॉर्मल हमारी आई से ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल, तो बच्चों वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज दिया जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होता है उन कलर्स के स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई कर देता है, पता लग जाता है उससे अपने पास में कि ये ओल्ड कलर है और ये न्यू कलर है, यानी ये ओल्ड टाइम में यूज किया गया है और ये करंट में अपने पास यूज किया। तो कोई ओल्ड यदि पेंटिंग होगी तो पता चलता है कि भाई ये पेंटिंग ओल्ड है और ये पेंटिंग बाद में बनाई गई है। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक जैसे बच्चों जो फिंगरप्रिंट्स हम उठाते हैं, फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए नॉर्मली हमें फिंगरप्रिंट हमारे आई से नहीं दिखता है, पर अल्ट्रावायलेट रेज से जब हम फिंगरप्रिंट उठाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जैसे हम डालते हैं तो बच्चों फिंगरप्रिंट आप देखा होगा मूवीज वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में बताया जाता है, तो फिंगर्स पर अल्ट्रावायलेट रेज जब डाली जाती है तो इजीली वो क्या हो जाती है, अपने पास स्कैन हो जाती है और हमें बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है। तो ये मेन अपने पास यूवी रेज है। नेक्स्ट बात करते हैं वो तो एक्स रेज की। एक्स रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी 3 × 10⁻16 तक तो यूवी ही होता है, इससे ऊपर 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक अपने पास एक्स रेज होता है। एक्स रेज जो होता है बच्चों मैंने लिखा है कि बहुत स्पीड से आए हुए इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी मेटल प्लेट पर क्या करवाते, अटैक करवाते, कोलिजन हम करवाते हैं। तो जैसे मान लो कि बच्चों ये कुछ मेटल प्लेट आपके पास में, ठीक है, और ये बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे इस पर टकरा रहा है, तो टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है जो कि एक्स रेज अपने पास होती है। यानी इसका यूज फास्ट, यानी इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल प्लेट पर हम अटैक या कोलिजन करवा कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स रेज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसका यूज नॉर्मली हम जानते हैं एक्स रेज में इसका यूज किया जाता है। मेडिकल सिस्टम में जो एक्सरे किया जाता है इसमें एक्स रेज ही अपने पास होती है। एक इंडस्ट्रीज वगैरह में भी काफी यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि बच्चों कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री में बच्चों कोई आपके पास में क्रिकेट की कोई बॉल बनाई गई, ये बॉल बनाई गई है, ठीक है, ये बॉल बनाई गई है, जैसे ये बॉल है। अब इस बॉल में छोटा सा देखो ये वाला पोर्शन है, ये छोटा सा जो पोर्शन है वो बच्चों फिल नहीं हुआ, ये छोटा वाला पोर्शन फिल नहीं हुआ। अब और ऐसा तो ये पता चलेगा नहीं कि ये बॉल, जैसे मान लो बहुत सॉलिड बॉल है और इस सॉलिड बॉल में ये छोटा सा पोर्शन क्या हुआ, फुलफिल नहीं हो रखा है। अब इसका नॉर्मल तो हम पता लगा नहीं पाएंगे, तो इनको क्या किया जाता है बच्चों, जो डिवाइस होती है जिससे एक्सरे इनका होता है उसमें से इनको पास करवाया जाता है। तो जब पास करवाया जाता है तो ये जो डिफेक्ट होता है वो दिखाई दे जाता है, और वो डिफेक्ट हमें दिखाई दे जाता है तो उस बॉल को बिल्कुल सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि मार्केट में यदि वो बॉल जाएगी तो कहीं ना कहीं कंपनी का नाम क्या होगा, खराब होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी मेनली ऐसी जगह जहां पर मान लो आपको कहीं भी आपको होलो पावर्सन नहीं हो तो एक्सरेज वहां दी जाती है, तो वहां स्कैन करके वो पता लगा लेते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट अपने पास अभी भी रह चुका है। फिर हम बात करते हैं बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए भी जैसे NaCl CaCl वो सॉलिड होते हैं और पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एक्स रेज का। नेक्स्ट है बच्चों गामा रेज, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁻18 से स्टार्ट, मतलब इससे ऊपर, यहाँ तक तो बच्चों एक्स रेज ही, इससे ऊपर 3 × 10⁻21 या इससे ऊपर तक भी अपने पास गामा रेज ही होती है। गामा रेज जैसे कहाँ से प्रोड्यूस अपने पास होती है, तो बच्चे न्यूक्लियस से मेन निकलती है अपने पास में। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो जिनमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जब रिएक्शंस होती है तो वहां से गामा रेज निकलती है। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन से गामा रेज निकलती है। यानी अब जैसे मान लो ऐसा क्यों होता है, क्यों निकलती है, उसका रीजन हम समझाते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे मान लो कि न्यूक्लियस आपके पास है, न्यूक्लियस में मेन कौन होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में स्टेबल रहना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है, तो उनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जब उनका स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगता है तो उस कंडीशन पर ये जो प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो एनर्जी को क्या करने लगता है, रिलीज करने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे वो एनर्जी को रिलीज करने लगेगा, इसका मीन वो स्टेबिलिटी बढ़ाने लगेगा। यानी स्टेबिलिटी उन्हीं न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा रहती है जिनका एनर्जी कम रहता है। तो कई बार जब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाता है
तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करने लगते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, और जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो गामा रेज की फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रोटॉन को, जब भी न्यूक्लियस को स्टेबल होना होता है, तो वो क्या करने लगते हैं, गामा रेज को यानी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने लगते हैं। तो हम किसी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी का भी पता इसी तरीके से लगा सकते हैं कि यदि मान लो कोई न्यूक्लियस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की साइड बढ़ रहा है, वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। यदि कोई कोई प्रोटॉन एनर्जी न्यूक्लियस में से नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अपने पास स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस में से एनर्जी प्रोटॉन के थ्रू जब निकलती है तो वहां गामा रेज निकलती है। तो इसका न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने यूज किया जाता है, फिर मैंने लिख भी दिया। अनस्टेबल जो डिजीज अपने पास होता है, जैसे कैंसर वगैरह, जिसमें पता नहीं होता है कि कितने पार्टिकल्स ये इस तरीके से अपने पास कैंसर का प्रोडक्ट करवा रहे हैं, यानी जिनका रीजन हमें नहीं पता होता, उनमें भी हम गामा रेज का यूज करते हैं। एक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी भी, जिसको बारे में मैंने बता ही दिया, इसमें हम क्या करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं। तो बच्चों ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, ये चैप्टर था। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम चैप्टर नंबर जो 11 अपने पास है, हम उसका स्टडी करने वाले हैं, ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। ठीक है, थैंक यू।